आप से ही आप पूछिए, हमारा और आपका जीवन जीने का स्तर कैसा होता है? पढ़ाई से, नौकरी से, आय के अलग अलग स्रोत से। और ये सब देने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? सरकार की। और सरकार ये सब नीतियों के जरिए समाधानों का बंटवारा करके देती है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, ये सभी उसी संसाधन का हिस्सा है। जब बात आरक्षण की आती है तो दो वर्गों में इन्हीं संसाधनों का बंटवारा हो जाता है। एक वर्ग जिसको उसका फायदा हो और वो स्वाभाविक रूप से इसका समर्थन करता है, जिसको पूरी तरीके से इसका फायदा मिलता है। लेकिन दूसरा वर्ग वो है जिसे इसका लाभ नहीं मिलता। वो इस नीति का खुलकर विरोध करता है। यही वजह है कि आरक्षण के मुद्दे पर होने वाली बहस अनंत और इतनी तीखी होती है हमेशा। हम आज यही बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि चुनाव में इस मुद्दे का शोर है। हमें लगता है कि अब इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। एक बार फिर इस मुद्दे पर बात करनी जरूरी है क्योंकि आरक्षण को लागू हुए 3 दशक से अधिक का वक्त बीत चुका है। लेकिन कोई दल इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आरक्षण अपने उद्देश्य में कितना कामयाब हुआ है। कोई दल नहीं दे सकता। कोई भी नेता, आप पूछ लीजिए, क्या कोई भी नेता यह दावा नहीं कर सकता कि जिस उद्देश्य से हुआ वो उद्देश्य पूरा हुआ या कितना पूरा हुआ? क्या वो ये दावा कर सकता है कि हर जरूरतमंद को आरक्षण दिया जा रहा है या नहीं, या जिसको जरूरत है उस तक आरक्षण की जो सेवाएं हैं जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए पहुंच रही हैं? कोई दावा नहीं कर सकता। मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है। आप सभी से ये गुजारिश है कि आप अगले 20 मिनट के लिए ये भूल जाइए कि आपको आरक्षण मिलता है या नहीं। हम आज आरक्षण के समर्थन या खिलाफ में बात नहीं कर रहे। हम उसके सभी पहलुओं को परखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप ये सारा ख्याल छोड़ देंगे तभी बेहतर तरीके से परख पाएंगे। देश और समाज पर इसके क्या प्रभाव है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संविधान में आरक्षण 3 क्षेत्र में देने का प्रावधान है। आर्टिकल 330 से 334 लोकसभा और विधानसभा में। एक आर्टिकल है 243 पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शन में। फिर आता है आर्टिकल 16 केंद्र और राज्य सरकार की नौकरी। फिर आता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 30 जिसके जरिए शिक्षा में आरक्षण की बात होती है।